नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उन लोगों के लिए वेरी वेरी कंग्रेचुलेसन जो कि पिछली बार जो ग्रुप डी का वैकेंसी आया था उसमें क्वालिफाई किए, मेडिकल भी हो गया, यानी कि अब वो जॉब पे जाएंगे। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जिनका सिलेक्शन पिछली बार किसी वजह से नहीं हुआ, पॉइंट के नंबर से नहीं हुआ, फिजिकल में यानी कि फिजिकल में रनिंग या आपके जो बोरी उठाना था उसकी वजह से नहीं हुआ। बहुत सारे फैक्टर होंगे क्योंकि वैकेंसी 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ भरा गया था। उसके बाद सिलेक्शन कितने का हुआ? 60,000 का हुआ। तो बाकी बच्चे तो छट ही गए। तो दोबारा यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है 1,03,000 के तकरीबन। ये पिछली बार जो कुछ भूल हुई थी हम इस बार गलती नहीं अपनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इस बार तो अगर हमारा लेवल उतना नहीं है, हम यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते हैं, हम आईएएस नहीं बन सकते हैं, हम बैंकिंग का तैयारी नहीं कर सकते, पीओ नहीं बन सकते हैं या एसएससी का सीजीएल नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन ग्रुप डी ऐसा जॉब है जिसमें हम अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। ज़्यादा पैसा नहीं लेकिन काम चलाओ तो कमा ही सकते हैं ग्रुप डी से। तो इस जो वैकेंसी है उसमें कैसे आपको सिलेक्शन पानी है, पिछली बार जो गलती की थी उसको कैसे यहाँ पे रेक्टिफाई करेंगे, ये सभी चीज़ों को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं इसके स्ट्रेटजी के, इसके पैटर्न के, इसके जो पिछले एक्सपीरियंस की वो मैं बात करूं तो बहुत सारे चीज़ें निकल के सामने आती है। एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो ग्रुप डी का पैटर्न है वो कैसा है। पिछली बार पैटर्न नहीं समझ पाए थे कितने बच्चे, इस वजह से हो सकता है उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया हो, क्योंकि जो ग्रुप डी का पैटर्न था पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, पिछली बार जब ये टीसीएस नहीं करा रहा था तो एकदम से सबको पता था कि लूसेंट पढ़ के जाओ क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस बार का जो आपने पेपर दिया होगा, तकरीबन 2 महीने पेपर चले हैं, उसके बाद मैंने पैटर्न को एनालाइज किया है। तो पैटर्न को एनालाइज करने के बाद ये पता चला कि इसमें सबसे ज़्यादा फोकस कौन से सब्जेक्ट पे है, तो वो रीजनिंग पे है। इसमें जो रीजनिंग पूछा जा रहा है वो ग्रुप डी का लेवल का नहीं है। ये मेरे दोस्त, ये मान के चलिए कि ये जो रीजनिंग पूछा जा रहा है वो कभी कभी बैंक पीओ का जो लेवल है उस लेवल का रीजनिंग पूछा गया है। मिनिमम आप समझिए कि बैंक क्लर्क का रीजनिंग पूछा जा रहा है और मैक्सिमम बैंक पीओ का जो रीजनिंग आती है उसका रीजनिंग पूछा जा रहा है। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि हम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रुप डी जैसा लेवल रहेगा, तो ये भूल जाइए, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी पेपर आए होंगे उसमें जो रीजनिंग का लेवल है वो सबसे टफेस्ट है। मुझे लग रहा है कि जो रेलवे का रीजनिंग है वो स्टैंडर्ड अपना बढ़ा चुका है। तो सबसे ज़्यादा किसका लेवल आ गया है? रीजनिंग का। उसके बाद किसका लेवल है? उसके बाद मैथ्स का लेवल है, उसके बाद साइंस का लेवल है, और करेंट का जो लेवल है वो कुछ खास नहीं है। देखिए, करेंट क्या है उसको भी हम समझते हैं कि करेंट कैसा पढ़ना चाहिए, किस तरह का पूछा गया था उसी तरीके से हमको पढ़ना है। तो पैटर्न तो समझ गए कि पैटर्न क्या है, कि सडनली पूरा चेंज हो गया है। आपको 25 नंबर फोकस करनी है, किस पे? 25 नंबर फोकस करनी है आपके साइंस पे। और रीजनिंग मैथ्स का जो रेशियो दे रखा है 25-25, वो भूल जाइए कि 25-25 पूछेगा। रीजनिंग 25 की जगह 30 भी पूछ रहा है। ठीक है, वो रेलवे ने ये दर्शाया कि हम 25-25 के रेशियो में पूछेंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि 25 ही पूछेंगे। एसएससी में क्या होता है कि वो लिख दिया है कि हम इतना पूछेंगे, इतना नंबर का ये पूछेंगे, इतना नंबर का ये पूछेंगे, तो कंफर्म है कि उतना ही नंबर का और उतना ही क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन रेलवे में ये कोई कंफर्म नहीं बता सकता है कि ये पेपर में कौन सा पोर्शन ज़्यादा आ जाएगा। और मैक्सिमम जो आया है पेपर उसमें रीजनिंग का ही पोर्शन ज़्यादा आया है। 25 लिखा हुआ था कि पेपर में हम 25 पूछेंगे, कोई में 35 पूछ रहा है, कोई में 30 पूछ रहा है, कोई में 27 पूछ रहा है। मैथ्स थोड़ा घटा दिया है और ये भी घटाया हुआ है। साइंस 25 की जगह 24-23 इस तरह से पूछ रहा है। ठीक है, करेंट जो है वो अलग है, वो तो हम समझ लेंगे कि कैसे पूछ रहा है। तो पैटर्न ये है कि इसमें कोई भी फिक्स नहीं है कि कितना कोई पूछेगा, लेकिन इतना फिक्स है कि जो आपका वेटेज रहेगा वो रीजनिंग का सबसे बढ़िया रहेगा और सबसे ज़्यादा रीजनिंग ही पूछा जाएगा। तो रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। रीजनिंग पे कैसे फोकस करनी है? प्रैक्टिस से ही होगा। प्रैक्टिस में कौन से रीजनिंग का पोर्शन अभी आपको ध्यान देनी है, क्योंकि परीक्षा में अभी बहुत समय है। तो सबसे ज़्यादा आपको किस पे फोकस करनी है? रीजनिंग के प्रैक्टिस एंड मैथ के प्रैक्टिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। रीजनिंग के कौन से सेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस करनी है ये भी आपको पता होनी चाहिए। रीजनिंग में एक टॉपिक आती है असर्शन रीजन, असर्शन रीजन आर्गुमेंट वाला आती है। ठीक है, और एक आती है स्टेटमेंट, एक आती है सैलोलिज्म। इस तरह का जो भी है उस पे ज़्यादा फोकस करनी है। ये सभी पूछे जाते हैं बैंकिंग में और यही सब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं।
अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है तो 6-7 तो यही से पूछे जाते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान देनी है, जो आपका रीजनिंग का पोर्शन है, ठीक है। असर्शन, रीजन, आर्गूमेंट है, उसके बाद स्टेटमेंट है, उसके बाद सैलोलिज्म है, ये वाला जो पोर्शन है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करनी है। और इसमें कोई भी श्योर नहीं होता है, इसीलिए इस पर प्रैक्टिस खोजता है, ठीक है। तो ये सभी रीजनिंग का बात हो गया। रीजनिंग में आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में आपको बताया था कि क्या प्रैक्टिस करनी है। सबसे बेस्ट तरीका है आप ऑनलाइन कोई भी अड्डा का हो या वाईफाई का हो या टेक्स्ट बुक का हो, जो भी फ्री में मिल जाता है, सभी के ऐप में डेली क्विज अपलोड हो जाते हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए मैंने बताया था ये राकेश यादव जी का, ठीक है, राकेश यादव का जो आपका एसएससी का आता है उसी से प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो सफिशियंट है। क्योंकि रेलवे के लिए अलग से मैथ्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा बुक भी नहीं है कि जो कि स्पेशल रेलवे के लिए है। तो राकेश यादव आप कवर करेंगे तो हो जाएगा। एडवांस उतना कवर करें या ना करें, क्योंकि एडवांस तो पूछेगा भी नहीं। जो 9th और 8th में जो एडवांस होते हैं वो हलवा वाला होते हैं, एकदम से फार्मूला बेस होते हैं। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन कॉस, इस तरह का जो फार्मूले बेस होते हैं वो सभी पूछते हैं। तो वो उतना हार्ड नहीं पूछेगा, ठीक है, अभी भी, और इसमें पूछा भी नहीं गया है। तो यानी कि मैथ्स तो हो जाएगा। मैथ्स ईजी भी आती है तो मैथ्स आप कर लेंगे। रीजनिंग आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और अब बात करते हैं साइंस की। तो अगर आप मेरा जितना भी वीडियो साइंस का है वो अगर देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा साइंस पूछेगा। साइंस अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के अलावा कोई चांस नहीं है कि आप कोई भी बुक पढ़ें और उससे आ जाए। एनसीईआरटी छठा से लेकर 10वां तक आप घोल के पी जाइए, आपको मैं गारंटी देता हूं कि 25 में से मिनिमम आपको 22 तो आएगा ही। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं 6 से 10th तक के बुक को अगर फॉलो करते हैं तो 22 आएगा। और जितने भी क्वेश्चन आए हैं मेरे दोस्त सभी एनसीईआरटी से आए हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर एक बार आप पढ़ लेंगे मुझे लगता है कि आप पढ़ लेंगे। क्योंकि छठा 7वां ये सब कुछ अब मायने नहीं रखता है आपके लिए, आप इतने मैच्योर हो गए होंगे। नहीं पढ़ पाते हैं कोई बात नहीं, आप मेरा लेक्चर होगा उसको देखिएगा, पूरा मैंने एनसीईआरटी को कवर किया है। तो आपको बता दिया कि बुक क्या पढ़नी है। इसके लिए राकेश यादव, रीजनिंग के लिए आपको किसी ऐप से प्रैक्टिस करनी है, या रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल बना सकते हैं जो कि काफ़ी लेंथी है। आप बनाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तो ऑनलाइन बनाएंगे, ठीक है। साइंस के लिए एनसीईआरटी से कोई बेस्ट बुक नहीं है। अब बात करते हैं करेंट अफेयर, जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है। पता नहीं चलता है 2 साल से पढ़ रहे हैं, 1 साल से पढ़ रहे हैं, 1 महीने से पढ़ रहे हैं, कब से मुझे पढ़ना है करेंट अफेयर ये नहीं पता चलता है। अगर बैंकिंग के एस्पिरेंट है तो आपको उसका पैटर्न पता होगा कि करंट अफेयर्स कैसे पूछे जाते हैं। लेकिन रेलवे का आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या पिछली बार आपने दिया होगा तो आपने इसके पैटर्न को समझा होगा। देखिए सबसे पहले हमें महत्वपूर्ण क्या चीज़ होती है कि हम कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसके पैटर्न को समझें। जब तक हम उसके पैटर्न को नहीं समझेंगे हम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। हम बहुत सारे किताब इतना इकट्ठा कर लिए, बहुत सारे पढ़ लिए, लेकिन उसमें से आया कुछ भी नहीं। स्मार्ट अप्रोच और लेबोरियस अप्रोच में यही अंतर होता है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि जल्दी ही एग्जाम क्रैक कर पाते हैं क्योंकि वो उसके पैटर्न को समझते हैं। जब तक आप किसी भी एग्जाम के पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। क्रैक भी करेंगे तो बहुत सारा लेवल चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं कि उसके पैटर्न को समझते हैं। मैंने पैटर्न बता दिया कि क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे करंट अफेयर्स का जो रेलवे का पैटर्न है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। देखिए करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ आ जाएंगी। कब से पढ़ना है, पहली बात तो ये मुद्दा बन जाता है कि कब से हमको करंट अफेयर्स पढ़नी है। 6 महीने की पढ़नी है, 1 साल की पढ़नी है, 2 महीने की पढ़नी है, ये आपको पता लगानी है कि रेलवे में कैसा पैटर्न है करंट अफेयर्स का। तो रेलवे का जो पैटर्न है वो मैं बताता हूँ कि इसमें आपको स्पोर्ट्स ज़्यादा फोकस रहता है पिछले 1 साल का, यानी कि पिछले 1 साल का ये करंट अफेयर्स पूछता है। 1 साल का करंट अफेयर्स पूछता है और कभी कभी तो 3 साल पहले का भी पूछ देता है। तो वो तो एकदम से एक्सेप्शन हो गया, उसको आप याद भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको इतना दिमाग नहीं खपाना है, आपको 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है और कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये आपको मैं बता रहा हूँ, इसी से पूछता है। 1-2 को उधर से पूछ देगा, इधर उधर से पूछ देगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना था, आरबीआई का जो रेपो रेट है वो क्या है, मतलब ये सभी जो चीज़ें हैं ना वो एक्सेप्शन है। जनरली क्या पूछ रहा है रेलवे वो हम ध्यान रखते हैं क्योंकि समय हमारे पास कम है तो हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ना चाहते हैं। स्पोर्ट्स के जितने भी करंट अफेयर्स हैं इंडिया से रिलेटेड वो आप पढ़िए, बाहर वाला नहीं, इंडिया से रिलेटेड। मिनिस्टर कौन है वर्तमान में, यानी कि आपके जो भी केंद्रीय मंत्री है, राज्य मंत्री है, जो भी है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद गवर्नर के बारे में पढ़ना है कि गवर्नर कौन है, डिफरेंट स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अवार्ड पढ़ना है, 1 साल में जितने अवार्ड मिले हैं
अवार्ड इंटरनेशनल भी होनी चाहिए, जैसे ग्रैमी अवार्ड हो गया, नोबेल पुरस्कार हो गया, यानी कि अवार्ड नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। गवर्नर तो नेशनल ही होता है, उसके बाद मिनिस्टर भी नेशनल होता है। स्पोर्ट्स में आपको फोकस करनी है नेशनल पे। इंटरनेशनल में क्या चीज़ पे फोकस करनी है? इंटरनेशनल में जो ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस वाला, उस पर फोकस करनी है। बाकी जो स्पोर्ट्स है वो नेशनल ही स्पोर्ट्स पढ़ेंगे, वो सफिशियंट है। अवार्ड हो गया, उसके बाद ये कब से पढ़ना है? ये आपको सिर्फ 15 दिन पहले पढ़ना है। जो ये करंट अफेयर्स मैं बता रहा हूँ ये 15 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो एक साल भी पढ़ते रह जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और उससे आएगा भी नहीं। तो 15 दिन पहले स्टार्ट करने, एग्जाम के 15 दिन पहले आपको करंट अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद मिनिमम आपको पर डे 5 घंटा तो देनी होगी। 5 घंटा में मिनिमम आपको 4 घंटा मैथ्स रीजनिंग पे देनी होगी, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है कि मिनिमम 5 घंटा पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम तो आप पे डिपेंड करता है, आपका जो स्टेमिना है कितना देर तक आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर देते हैं, या आपके दिमाग में सब चीज़ है, आप दिमाग से एग्जाम क्रैक कर लिए। वहाँ पे फिजिकल में आपने देखा होगा तकरीबन 50% बच्चे छट रहे थे। 100 ने एग्जाम क्वालिफाई किया तो 50 ही फिजिकल में को क्वालिफाई कर रहे थे, ठीक है। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण है। तो मिनिमम आप टहलने के लिए निकल जाइए, ऐसा स्टेमिना बनाए रखिए कि पतला दुबला बने रहें। ज़्यादा मोटा हो जाएंगे तो दौड़ने में दिक्कत हो जाएगा। और इसका जो प्रैक्टिस है फिजिकल यानी कि रनिंग का जो प्रैक्टिस है वो कब से करनी है? जब आपका निकल जाएगा एग्जाम, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट निकलेगा 15 से 20 दिन देगा। तो 15 से 20 दिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो थोड़ा हेल्दी है, जो कभी प्रैक्टिस नहीं किए हैं। तो मिनिमम फिजिकल के लिए तो आपको 1 महीना देना ही पड़ेगा, मैक्सिमम आप 2 महीना दे सकते हैं। और कब? सुबह में दौड़ आता है तो सुबह में आपको प्रैक्टिस करनी होगी, यानी कि रोज आपको सुबह में प्रैक्टिस करनी होगी। जब आपका लगे कि सिलेक्शन हो जाएगा, नंबर आ जाएगा, आपका जो नंबर आता है कि आपका जो मार्क्स आ जाएगा, उसके बाद आपको लगेगा कि अब इससे सिलेक्शन हो जाएगा इतने नंबर से, तो आप उसी दिन से दौड़ना चालू करेंगे। 1 महीने दौड़ेंगे तो आपका आ जाएगा स्टेमिना। कितना भी मोटे होंगे, कितना भी आप लेजी होंगे, फिर भी अगर 1 महीना दौड़ जाते हैं तो कोई भी बंदा इसको क्रैक कर सकता है 1 किलोमीटर वाला, ठीक है। 1 किलोमीटर वाला मैंने देखा, इस बार का जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा है कि बंदा 100 मीटर में बैठ रहा था, शुरू दिन गया 100 मीटर दौड़ा बैठ गया। जो बंदा 100 मीटर में बैठ जाता था वो एग्जाम क्वालिफाई किया 4 मिनट में। 4:15 में क्वालिफाई करना होता है, वो बंदा 4 मिनट में क्वालिफाई किया। तो समझ सकते हैं कितना लेजी होगा वो बंदा। जो बंदा 100 मीटर में पहला दिन बैठ गया था, प्रैक्टिस करने गया था, और वो बंदा 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर 4 मिनट में दौड़ गया एग्जाम में, लेकिन उसके लिए उसने कितना दिन मेहनत किया? 3 महीने मेहनत किया, तब जाके वो बंदा क्वालिफाई किया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को आप इजीली नहीं ले सकते हैं, फिजिकल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो अभी से थोड़ा बहुत टहलते रहिए, यानी कि घूमते फिरते रहिए, यही नहीं, ऐसा नहीं कि रूम में बैठे रहिए। ये टोटल स्ट्रेटजी है रेलवे ग्रुप डी, कैसे आप निकाल पाएंगे, ठीक है। इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, आपको पैटर्न पता चल गया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मुझे लगता है कि इस बार तो वैकेंसी भी ज़्यादा है, ऑब्वियस है, इस बार थोड़ा कम फाइट होगा, आप इजीली निकाल लेंगे। इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो भी बातें की जाती है आप ही से रिलेटेड बातें की जाती है, आपके फायदे के लिए बातें की जाती है। तो अगर आप कभी भी इस चैनल पे दोबारा आ जाएं तो आपको बेनिफिट ही होगा, ठीक है। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।